टैक्स ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर सच कहूं तो ज्यादा मजा तो नहीं आता है ना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक अकेला टैक्स, सिर्फ एक, किसी देश की पूरी इकोनॉमी को बदलने की ताकत रखता हो। सुनने में बड़ा लगता है, पर भारत में जीएसटी के साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश हुई। आज हम इसी की कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। जरा सोचकर देखिए, दर्जनों अलग अलग तरह के टैक्स, उनको हटाकर सिर्फ एक टैक्स लाना हो। सुनने में ही लगभग नामुमकिन सा लगता है ना। पर भारत ने इसी बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये किया कैसे गया। देखिए, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं था। ये एक तरह का आर्थिक भूकंप था जिसने भारत में बिजनेस करने के तरीके को, आप समझिए, जड़ से बदल दिया। मतलब एक छोटे से दुकानदार से लेकर सबसे बड़े कॉरपोरेशन तक, सब पर इसका असर पड़ा। लेकिन ये समझने के लिए कि इतने बड़े बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों, हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। भारत के पुराने टैक्स सिस्टम के उस उलझे हुए जाल को देखना होगा। तो जीएसटी से पहले टैक्स का सिस्टम सच में एक घने जंगल जैसा था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट वैट, लिस्ट बहुत लंबी है। केंद्र के अलग टैक्स, राज्यों के अपने अलग टैक्स। अब सोचिए, बिजनेस करने वालों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जीएसटी ने क्या किया? उसने इस पूरे जंगल को साफ करके एक सीधा साफ रास्ता बनाने की कोशिश की। और इस पुराने सिस्टम की जो सबसे बड़ी बीमारी थी, उसे कहते थे कैस्केडिंग इफेक्ट। अब ये क्या है? इसे आसान भाषा में समझिए। इसका मतलब था टैक्स के ऊपर टैक्स। मतलब जब कोई चीज बनती थी तो हर स्टेज पर सिर्फ उसकी बढ़ी हुई कीमत पर नहीं, बल्कि उस पर पहले से लगे हुए टैक्स पर भी एक और टैक्स लग जाता था। और नतीजा, चीजें लगातार महंगी होती जाती थी। तो इसका आम लोगों पर असर कितना पड़ता था? अंदाजा ये है कि कई सारी चीजों पर ग्राहकों के लिए कुल टैक्स का बोझ पता है कितना? 25 से 30% तक पहुंच जाता था। जरा सोचिए, किसी चीज की कीमत का लगभग 1/3 हिस्सा तो सिर्फ इन एक के ऊपर एक लगे हुए टैक्सों में ही चला जाता था। तो इसी पूरी उलझन और कंफ्यूजन के बीच से एक बहुत ही सरल आइडिया सामने आया, जीएसटी। और इसका जो नारा था वो अपने आप में पूरी कहानी कह देता है, एक राष्ट्र एक टैक्स। इसके पीछे का विजन बिल्कुल साफ था, भारत को एक सिंगल यूनिफाइड मार्केट बनाना। मतलब एक ऐसी जगह जहां एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचना उतना ही आसान हो जाए जितना कि अपने ही शहर में बेचना। कोई रुकावट नहीं, कोई अलग अलग नियम नहीं। तो आखिर ये जीएसटी है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। टैक्स वहां वसूला जाएगा जहां कोई चीज फाइनली खरीदी या इस्तेमाल की जा रही है, न कि वहां जहां वो बन रही है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने मैन्युफैक्चरिंग वाले राज्यों और खरीदने वाले राज्यों के बीच पावर का पूरा बैलेंस ही बदल दिया। पर एक मिनट, भारत इतना बड़ा देश है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है जहां केंद्र की अपनी सरकार है, राज्यों की अपनी, सबकी अपनी अपनी तिजोरियां हैं। तो फिर वहां एक अकेला टैक्स कैसे काम कर सकता है? इसका राज छिपा है इसके डुअल स्ट्रक्चर में, यानी इसकी दोहरी बनावट में। देखिए, जीएसटी को असल में 3 हिस्सों में बांटा गया है। अगर कोई सामान या सर्विस एक ही राज्य के अंदर बिक रही है तो टैक्स 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा जाता है केंद्र सरकार को, जिसे कहते हैं सीजीएसटी, और दूसरा हिस्सा जाता है राज्य सरकार को, जिसे कहते हैं एसजीएसटी। लेकिन जैसे ही सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में बिकता है, तब पिक्चर में आता है तीसरा हिस्सा, आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। चलिए, इसको एक बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक स्टील डीलर 100 रुपए का सामान बेचता है। अब इस पर 10% सीजीएसटी लगेगा, यानी 10 रुपए, और 10% एसजीएसटी लगेगा, यानी और 10 रुपए। तो खरीदने वाले को कुल 120 रुपए देने होंगे। सिंपल। यहाँ टैक्स केंद्र और राज्य के बीच बराबर बराबर बंट गया। लेकिन अब सोचिए, अगर वही स्टील उत्तर प्रदेश से दिल्ली बेचा जाए तो क्या होगा? तब लगेगा आईजीएसटी। इससे हिसाब किताब तो आसान होता ही है, पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये पक्का करता है कि जो टैक्स पहले चुकाया गया है उसकी छूट आगे मिल जाए। यही वो टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है जो टैक्स पर टैक्स वाले पुराने जाल को तोड़ता है। ठीक है, सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम की देखरेख कौन करता है? इसके नियम कौन बनाता है? ये सारी जिम्मेदारी है एक बहुत पावरफुल बॉडी की, जिसे कहते हैं जीएसटी काउंसिल। और इस काउंसिल में पावर का बंटवारा बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, केंद्र सरकार के पास है 1/3 वोटिंग पावर,
और वहीं सारे राज्यों को मिलाकर दी गई है 2/3 पावर। अब ये जो बनावट है, ये केंद्र और राज्यों दोनों को मिलकर काम करने पर मजबूर करती है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो पक्का करता है कि कोई भी एक तरफा फैसला न ले सके। कोई भी फैसला पास करने के लिए यहाँ 75% यानी 3/4 बहुमत चाहिए होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए केंद्र और ज्यादातर राज्यों का एक साथ आना, एक मत होना बेहद जरूरी है। तो ये सारे नियम, कानून और बनावट तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला? इस इतने बड़े बदलाव से फायदा किसे हुआ? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए तो ये एक बहुत बड़ी राहत थी। नियमों के उस जंगल में भटकने के बजाय अब पूरे देश में एक जैसे नियम हैं और सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हैं, मतलब आसान हो गई। और सबसे जरूरी बात, टैक्स पर टैक्स वाला वो जो चक्कर था वो खत्म हो गया, जिससे उनकी लागत कम हुई। सरकार को भी इससे जबरदस्त फायदा हुआ। पूरे सिस्टम को चलाना और मैनेज करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया, जिससे खर्चे भी कम हुए। और क्योंकि हर लेन देन का एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है, तो टैक्स की चोरी पर लगाम लगाना भी बहुत आसान हो गया। और आखिर में हम जैसे आम ग्राहकों का क्या? हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है ट्रांसपेरेंसी। मतलब अब कीमतों में कोई छिपे हुए टैक्स नहीं है, सब कुछ साफ साफ दिखता है। और उम्मीद यही है कि कुल टैक्स का बोझ कम होने से कई चीजें पहले के मुकाबले सस्ती भी होंगी। तो ये थी कहानी जीएसटी की, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे साहसिक टैक्स सुधारों में से एक है। मकसद बहुत बड़ा था, पर सवाल आज भी वही है, क्या एक अकेला टैक्स सच में पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकता है? क्या ये विकास के एक नए दौर की शुरुआत कर सकता है? इस सवाल का जवाब शायद अभी भी लिखा जा रहा है।